तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 1 की चर्चा करेंगे। प्रकरण है भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा जो देश है संसार में अग्रिम पंक्ति पर था, मतलब कि बहुत समृद्ध था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापारी वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। वायव्य सीमा मतलब कौन सी? पाकिस्तान देश जहाँ है वहाँ, उस दिशा को वायव्य सीमा कहते हैं। स्थल मार्ग से अरब के देश व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया था, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार क्या हुआ? वो रुक गया, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेज पत्ता आदि की जो है मांग बढ़ गई। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना आरंभ किया। तो बच्चों, ये जो आप नक्शा देख रहे हो, ये कौन सा है? तो ये जल मार्ग, मतलब इस तरह लोग व्यापार करते थे। जो आप काली काली बूंदी देख रहे हो, तो ये जो काली काली बूंदी है, ये पुराना जमीन और जल मार्ग है, और बाकी जो टपका टपका है वो कौन सा है? नया जल मार्ग, जिसको खोजा गया। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। यूरोप में जो भारत के मिर्च मसाले मलमल थी, उसके मांग बढ़ गई, जिसके कारण उनको नया जल मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी, और यूरोप के साथ साथ अन्य जो देश थे उन्होंने भी नया जल मार्ग खोजने की शुरुआत की, जिसमें पहला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम से भी जाया जा सकता है। ऐसा क्यों विचार किया होगा? इस पर विचार करें तो कोलंबस ईस्वी सन 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से कहाँ पहुंच गया? अमेरिका जा पहुंचा। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला वह मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस और उसके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। मतलब शुरुआत जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, और वो निकला भी कहाँ? भारत आने के लिए, लेकिन कहाँ पहुंच गया? वो अमेरिका जा पहुंचा, और जब तक वहां वो जीवित था तब तक उसको ही वो हिंदुस्तान समझता था कि मैंने हिंदुस्तान की खोज कर ली। लेकिन वो क्या था? उसने खोज जो की थी वो अमेरिका की खोज की थी। अब दूसरा जो था नाविक, वो कौन आया? वास्को दा गामा। तो भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को दा गामा था। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मुहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जामोरिन था। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी,
और ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अल्बुकर्क नामक एक सेनापति को रक्षक नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में क्या किया उसने, तो गोवा को जीत लिया। और 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने कौन कौन से राज्य जीते या कौन कौन से देश जीते, तो मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा, मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित किया मात्र 100 वर्ष के अंदर। उसके बाद है पुर्तगाली शासन का अंत। कब हुआ, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का बंगाल की तरफ से जो व्यापार जो है वो बढ़ने लगा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर था। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। परिणाम स्वरूप शाहजहां ने आदेश दिया कि पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़वा दिया जाए, और उसने तोड़वा दिया, किसने, शाहजहां ने। उनके जहाजी बेड़ा को क्या किया जाए, जला दिया जाए। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों का शासन जो है वो कहाँ तक सीमित रह गया, दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रह गया। मतलब आए कब पुर्तगाली, कोई बता सकता है? 14वीं सदी के आसपास जो है वो पुर्तगाली आए, या मान लो 15वीं सदी। और 17वीं सदी में क्या हुआ, कोई बता सकता है? हाँ, 17वीं सदी की शुरुआत में ही पुर्तगाली शासन का जो है वो अंत होने लगा। अब उसके बाद कौन सी प्रजा आई, तो डच प्रजा आई। कौन सी आई, तो डच प्रजा। तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड, वर्तमान क्या है नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास, वर्तमान चेन्नई में उन्होंने कोठियां स्थापित की और ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थापित की। उसी समय जो है वो अंग्रेज भी भारत आए थे और डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके और फिर वो चले गए। भारत पर अंग्रेजों की नजर, तो ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। और ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के कौन से बंदरगाह पे आया, तो सूरत बंदरगाह पे आया। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। वह जहांगीर से मिला परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद आने वाले सर थॉमस रॉय ने जो है वो जहांगीर से मिल सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की जो है वो अनुमति दे दी। अब उसके बाद फ्रांसीसी, और वहाँ दूसरी साइड फ्रांसीसियों ने क्या किया, तो फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना 1664 में की। 1600 में कौन सी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश की थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 में की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का जो बड़ा अधिकारी था वो किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। और इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा में हमेशा रहती थी या किया करती थी। उनमें बहुत स्पर्धा और लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र ही बचे। अब बंगाल में अंग्रेज का व्यापार, तो ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की।
अपनी कोठियां स्थापित की और आसपास किले बनवाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक खिराज यानी रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 मानचित्र दिख रहे हैं, एक 1797 का भारत, एक 1840 का भारत और एक 1857 का भारत। ठीक है, अब यदि 1797 की बात करें तो आप देख सकते हो ब्रिटिश शासन कहाँ कहाँ था? हैदराबाद, कलकत्ता, बनारस, यहाँ सब था। उसके बाद 1840 में उनका साम्राज्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 1857 में तो सबसे ज्यादा उनका साम्राज्य बढ़ गया है। किसका? ब्रिटिश शासन का। उसकी तुलना में जो स्थानीय शासन है वो आपको कम दिखाई देगा, जैसे कि दिल्ली, वडोदरा, हैदराबाद, मैसूर, काठमांडू, ये सब जगह पर सिर्फ स्थानीय शासन दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह क्या दिख रहा है? ब्रिटिश शासन साम्राज्य। तो जब कंपनी से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी तब बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देना चाहते थे। मतलब कर मुक्त उन्होंने व्यापार करने की छूट तो उनको औरंगजेब से तो मिल ही गई थी, लेकिन कंपनी का जो अधिकारी है यदि व्यक्तिगत व्यापार करता है जिस पर उसे कर जो है वो देना ही पड़ता था, वहां पर भी वो लोग कर देने के लिए क्या करते थे? आनाकानी करते थे, जिससे बंगाल में होने वाली कर की आय में जो है वो कमी हो गई और जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया और यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अंत में परिणाम स्वरूप 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध ईस्वी सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसकी अंग्रेजों पर धाक थी, जिसे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब ना रहे उसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला के विरोधियों को मदद करना शुरू किया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अंग्रेज अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद कर दिए और नियमित कर बने, शर्तों का पालन करते हुए व्यापार करें और इस विषय पर दोनों पक्ष जो थे वो समाधान करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब अंग्रेज सरकार और यहाँ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसका कहना ये था कि किसी भी राज्य की किसी भी स्थिति हो उसमें जो है वो कंपनी हस्तक्षेप ना करे और जो कोठियों की चारों ओर किलेबंदी कराते हैं वो बंद कर दे, नियमित कर भरे और व्यापार का पालन करें। लेकिन इस पर अंग्रेज तैयार नहीं थे, जिससे नवाब ने 3000 सैनिक के साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया और नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया और उनके जहाजों को घेर लिया। अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति जिसका नाम मीर जाफर था उसको नवाब बनाने की लालच देकर उसकी मदद से क्या किया? उसे अपने अंडर में कर लिया और प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मरवा डाला। भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी, इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है। अब जो है बच्चों प्लासी, तो प्लासी जो है ये मूल नाम पलासी है, वहाँ ये जहाँ पर युद्ध खेला गया वहाँ पर कैसा था? वहाँ पे पलाश के वृक्ष पर से हम इस स्थान का नाम क्या पढ़े? पलासी पढ़े। पलाश का मूल जो फूल होता
होता है कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और उसका क्या उपयोग होता है, तो गुलाल और होली के रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। अब उसके बाद बक्सर की लड़ाई। तो बच्चों प्लासी की जो लड़ाई हुई वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण की। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके इशारे पर काम करे, परंतु कई बातों में मीर जाफर ने कंपनी का क्या किया, विरोध किया, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। नवाब बनाने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा और ऐसा मालूम होने पर ईस्वी सन 1764 में बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया गया। और ईस्वी सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया और इस तरह बंगाल में शुरू हुआ अंग्रेजी शासन। पूरे भारत में किस तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से आगे बढ़कर पूरे उप महाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बन गई। और इस विषय पर कुछ बातें हम आगे के प्रकरण में सीखेंगे। तो बच्चों ये पाठ समझ में आया मैंने आप लोगों को जो समझाया? ओके, तो इसका जो स्वाध्याय है वो आपको घर काम में करना है। ओके, अब सब यहाँ पर मैं मीटिंग पूरी करती हूँ और सब लोग लीव हो जाओ। ओके।